हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एसएससी सीपीओ 2024 के जो एग्जाम्स हुए थे उसका 27 जून का फर्स्ट शिफ्ट का जीके का क्वेश्चंस विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स, और ये सेट 1 है। तो सीपीओ में टोटल एक सेट में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 50 क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में लाने पे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं हर सेट को 2 पार्ट में लाऊंगी। तो इसके पहले मैंने पार्ट 1 को, जिसमें 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया है, तो उस वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देखें। और ये पार्ट 2 है जिसमें मैं डिस्कस करूंगी 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस को। कि अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए और ऐसा कुछ, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मैं अपने साइड से 100% दे रही हूँ, एफर्ट लगा रही हूँ, लेकिन आप लोग के साइड से मुझे पॉजिटिव रिस्पांस उस तरह से, जिस तरह से मिलनी चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैंने इस चैनल को शुरू किया था इस बात को नोटिस करते हुए कि मैं देखती थी कि एसएससी के किसी भी एग्जाम्स का जो क्वेश्चंस होता था, उसके जो क्वेश्चन पूछे जाते थे उसके फैक्ट्स के अंदर से दूसरे एसएससी के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे। क्योंकि क्या होता है कि एजेंसी तो सेम ही होती है जो कंडक्ट करवाती है एग्जाम को, एसएससी के किसी भी एग्जाम्स को जो कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी होती है वो तो सेम ही होती है। तो वो बहुत ज़्यादा न्यू क्वेश्चंस को इंक्लूड नहीं करती। वो क्या करती है कि अगर एसएससी सीपीओ के एग्जाम्स का क्वेश्चन है, सपोज सीपीओ का एग्जाम्स का क्वेश्चन है, तो इसके क्वेश्चंस के फैक्ट्स के अंदर से ही आप लोगों को एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल किसी भी एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने ये थिंकिंग के साथ से स्पेशली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए वीडियो बनाना शुरू किया, ताकि आप लोगों का जो जीके जीएस का प्रिपरेशन है वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हो सके। क्योंकि अगर आप बुक से या फिर कहीं से भी सारे सिलेबस को पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर आप प्रीवियस के क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं तो आपका तैयारी बिल्कुल अधूरी होती है। इसलिए मैंने इसी इंटेंशंस के साथ इस चैनल को शुरू किया कि स्टूडेंट्स अगर जीके जीएस का प्रिपरेशन करते हैं तो इस तरह का मैं कंटेंट अगर लाऊंगी तो उनके प्रिपरेशन में एक पॉजिटिव रिस्पांस देखने के लिए मिलेगा। तो लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप लोगों को शायद जो बैच बेचते हैं, पैसे लेकर पढ़ाते हैं, उसी तरह का आप लोगों को कंटेंट चाहिए। यहाँ पे मैं फ्री में इतने अच्छे कंटेंट को प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं चैनल को ग्रो करने में। क्योंकि किसी भी इंसान को क्या चाहिए, कुछ मजदूरी चाहिए, तभी उसे अच्छा लगता है किसी काम को करने में। तो मेरे लिए क्या हो सकता है मजदूरी, आप क्या दे सकते हैं? आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कुछ अपना लिख सकते हैं। यही सभी चीज़ें चाहिए बस। और ये सभी चीज़ें को करने में आप लोगों को ना पैसे लगते हैं ना टाइम लगते हैं। तो आप लोगों को ये बात को समझना चाहिए कि अगर कोई टीचर इतना मेहनत कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो अपने साइड से भी पॉजिटिव रिस्पांस दें, हेल्प करें चैनल को ग्रो करने में। तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी, तो आप आगे से इस बात को समझेंगे और चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जुड़ेंगे तभी मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो लाऊंगी। इसलिए मैं 3-4 दिन गैप करके वीडियो लाती हूँ, क्योंकि बहुत कम लोग वीडियो को देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पढ़ाने से कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें और मेरी मोटिवेशन के लिए चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि आप वहां से पीडीएफ को रिवाइज कर पाएंगे। क्योंकि मैं पीडीएफ भी अपडेट करते रहती हूँ, जो भी पढ़ाती हूँ वो टेलीग्राम पे जरूर अपलोड करती हूँ, ताकि आप रिवाइज करें। क्योंकि बिना रिविजन के तो आप लोगों को कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आप वीडियो से देखें, और मैं इस तरह से सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ ताकि आप लोगों को इंटरेस्ट आए जीके जीएस को पढ़ने में, कोई हेडक नहीं फील हो। क्योंकि मैं बहुत सारे चैनल पे देखती हूँ कि टीचर जो होते हैं क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाते हैं, तो वो क्वेश्चंस को लाते हैं और 1-2 बातें को बताकर वो आगे निकल जाते हैं। लेकिन जो प्रीवियस ईयर के फैक्ट्स होते हैं वो बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसे आप लोगों को मेमोराइज करना, याद करना, वो
मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि सारे कंटेंट को प्रॉपर लिखती हूँ अच्छे ढंग से, ताकि आप उसे बिल्कुल प्रॉपर ढंग से पढ़ें और सारे फैक्ट्स को मेमोराइज करें। तो आप इस बात को समझ रहे होंगे, तो इसलिए आप PDF से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके वहाँ से रिवाइज जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन भी आता रहेगा। और और लास्ट में वीडियो को क्या करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, अपना रिव्यू दें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर 26 से, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने 1 to 25 डिस्कस कर दिया है। आज करूंगी 26 नंबर क्वेश्चन से शुरू करूंगी। तो 26 नंबर क्वेश्चन में क्या है उसे देख लेते हैं। तो इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स एक्यूरेटली डिपिक्ट्स द इंटर कन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा पदार्थ की 3 अवस्थाओं के अंतर रूपांतरण को सटीक रूप से दर्शाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसमें इंटर कन्वर्जन होता है, यानी कि सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है, लिक्विड से अगर गैस में कन्वर्ट करना है, तो उसमें जो फिनोमेना होगा उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि बी नंबर जो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे मैंने फोटो लगाया है कि यहाँ पे जो एरो दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट अगर होगा तो उसे क्या बोलेंगे, फ्यूजन बोलेंगे। और फ्यूजन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग भी बोलते हैं, इसे मेल्टिंग भी बोला जाता है। तो सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो क्या बोलेंगे उस प्रोसेस को, फ्यूजन या फिर मेल्टिंग बोलेंगे। और अगर लिक्विड से अपोजिट हो जाएगा, लिक्विड से अगर सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो उसे क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन। उसी तरह से लिक्विड से अगर गैस में कन्वर्ट होगा तो उसे बोलेंगे वेपराइजेशन, और गैस से लिक्विड में जाएगा तो उसे बोलेंगे कंडेंसेशन। और फिर सॉलिड से अगर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं सब्लिमेशन। और गैस से सॉलिड में जाएगा उसे बोलेंगे डिपोजिशन, या फिर बोला जाता है डीसब्लिमेशन। तो इस तरह के प्रोसेस होते हैं, सारे प्रोसेस के आप लोगों को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। कथा सरिता सागर, a literary work, was originally composed in which of the following language? कथा सरिता सागर एक साहित्यिक कृति मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 संस्कृत लैंग्वेज में। तो कथा सरिता सागर जो बुक है उसके ऑथर कौन है, सोमदेव है। उसका लैंग्वेज क्या है, संस्कृत। और इसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है ओशंस ऑफ द स्ट्रीम ऑफ स्टोरीज। अब हम लोग एंशिएंट इंडिया के टाइम पे जो भी बुक्स लिखे गए हैं उसके ऑथर्स को देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला है मुद्र राक्षस, इसके हैं विशाख दत्त। राजतरंगिणी, इसके हैं कलहन। कथा सरिता सागर, इसके हैं सैबीते सोमदेव। इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है। उसके बाद है कामसूत्रा, इसके हैं बात्सन्या। प्रश्नोत्तर मलिका है, उसके हैं अमोघ वर्षा। स्वप्न वत्सतम है, इसके हैं भाषा। बुद्ध चरिता है, इसके हैं अश्वघोष। नाट्य शास्त्र है, इसके कौन है, भरत मुनि। अभिज्ञान शकुंतलम है, इसके हैं कालिदास। विक्रमोर्वशी है, उसके हैं कालिदास। उसके बाद है रघुवंशम, इसके हैं कालिदास। अमर कोशा है, इसके हैं अमर सिम्हा। पंच सिद्धांतिका के हैं ब्रह्महीरा। बृहत संहिता के हैं ब्रह्महीरा। सूर्य सिद्धांता के हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की बुक के भी के हैं आर्यभट्ट। पंचतंत्र के हैं विष्णु शर्मा। नीतिसारा के हैं कमंडका। ऐहोल प्रशस्ति के हैं रवि कीर्ति। इंडिका के हैं मेगास्थनीज। अर्थशास्त्र के हैं कौटिल्य। चरक संहिता के हैं चरका। लीलावती के हैं भास्कर टू। हर्षचरिता के हैं बाणभट्ट। कदम्बरी के हैं बाणभट्ट। नागनंदा के हैं बाणभट्ट। रत्नावली के हैं बाणभट्ट। गाथा सप्तशती के हैं हाला। गाथा सप्तशती के हैं हाला। अष्टाध्यायी के हैं पाणिनि। महाभाष्य के हैं पतंजलि। मृक्षकटिका के हैं शूद्रक। गीता गोविंदा के हैं जयदेव। नवरत्ना के हैं वीरसेना। तो ये थे सारे बुक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28।
Which of the following is not one of the four primary explicit goals of 5-year plans? निम्नलिखित में से कौन सा 5 वर्षीय योजनाओं के 4 प्राथमिक स्पष्ट लक्ष्यों में से एक नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 एजुकेशन। तो 5-year प्लान्स के 4 इंपॉर्टेंट गोल्स थे, कौन कौन से उसे देख लेते हैं। तो इसमें था ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी यानी सोशल जस्टिस। ये 4 गोल्स थे, इसमें एजुकेशन नहीं था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा एजुकेशन। तो अब हम लोग 5-year प्लान्स में स्टार्टिंग का जो 1 से लेकर 4 तक का 5-year प्लान है उसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ से ही डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट 5-year प्लान ये मेनली बेस्ड था, ये मेनली किस पे फोकस था, ये एग्रेरियन सेक्टर पे फोकस था, यानी इसमें एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था और इसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट डैम्स को बनाने में और इरिगेशन के लिए खर्च किया गया था। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं कि भाखड़ा नागल डैम को बनाने में बहुत सारे पैसे खर्च किए गए थे। ये 5-year प्लान बेस्ड था हेरोल्ड डोमर मॉडल पे और 1956 के एंड में 5 IIT को बनाया गया था। इसका टारगेट ग्रोथ था 2.1% और इसका जो अचीव्ड ग्रोथ रेट था वो 3.6% था। सेकेंड 5-year प्लान है, ये फोकस था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और पब्लिक सेक्टर पे, यानी कि जो सेकेंड 5-year प्लान है इसमें फोकस किस चीज पे था, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ये फोकस था। ये बेस्ड था पीसी महालनोबिस मॉडल पे और इसका टारगेट ग्रोथ रेट था 4.5% और इसका अचीव्ड ग्रोथ रेट था 4.27%। नेक्स्ट है थर्ड 5-year प्लान। इसमें एग्रीकल्चर में मेनली प्रोडक्शन किसका, वीट का प्रोडक्शन जो हो रहा था उस पे मेनली उसके इम्प्रूवमेंट पे फोकस किया गया था। इसमें टारगेट ग्रोथ था 5.6% का और इसमें एक्चुअल ग्रोथ हुआ कितना का 2.4% का, यानी जो थर्ड 5-year प्लान है बिल्कुल फेलियर हो गया, क्योंकि इसमें जितना टारगेट ग्रोथ रेट था उससे बहुत ज़्यादा कम इसमें अचीव किया गया। अब ये क्यों फेल हुआ, क्योंकि उस टाइम पे साइनो इंडिया वॉर और इंडो पाक वॉर हो रहे थे, इसलिए थर्ड 5-year प्लान फेल हो गया। और इसके बाद क्या हुआ, थर्ड 5-year प्लान के बाद प्लान हॉलीडे डिक्लेयर किया गया 1966 से लेकर 1969 तक। और इसके बाद आया फोर्थ 5-year प्लान। ये इसके टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी थी और ये बेस्ड था गिरगिल फार्मूला पे और इसमें फोकस था सेल्फ रिलायंस पे। इसका टारगेट ग्रोथ रेट कितना था 5.6% और इसमें अचीव किया गया 3.3%, तो इसमें भी कम ही अचीव किया गया। और इसके टाइम पे 14 मेजर इंडियन जो बैंक थे उसे नेशनलाइज किया गया और इसके टाइम पे ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हो रहा था उसे भी बूस्ट किया गया एग्रीकल्चर के लिए। अब हम लोग सारे 5-year प्लान्स को ईयर्स के साथ, पीरियड के साथ, यानी कि और उसमें क्या मेनली ऑब्जेक्टिव था उसको देखेंगे। तो फर्स्ट 5-year प्लान का टाइम पीरियड था 1951 से लेकर 56, इसका ऑब्जेक्टिव था ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। सेकेंड 5-year प्लान का टाइम पीरियड था 1956 से लेकर 61 तक, इसका ऑब्जेक्टिव था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। थर्ड 5-year प्लान का टाइम पीरियड था 1961 से लेकर 66 तक, इसका ऑब्जेक्टिव था सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड एंड सेल्फ सफिशिएंसी इन इकोनॉमी। उसके बाद फोर्थ 5-year प्लान 1969 से लेकर 74 तक, इसका था सेल्फ रिलायंस एंड सस्टेन ग्रोथ। फिफ्थ 5-year प्लान, इसका टाइम पीरियड था 1974 से लेकर 79 तक, इसका जो ऑब्जेक्टिव था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी था। उसके बाद सिक्स्थ 5-year प्लान का 1980 से 85 तक, इसमें था इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। उसके बाद सेवंथ 5-year प्लान 1985 से लेकर 90 तक, इसमें था मॉडर्नाइजेशन एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद 8th 5-year प्लान 1992 से लेकर 97 तक, इसमें था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। 9th 5-year प्लान 97 से लेकर 2002 तक, इसमें था रूरल डेवलपमेंट एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। उसके बाद है 10th 5-year प्लान 2002 से लेकर 2007 तक, इसमें था इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। 11th 5-year प्लान 2007 से लेकर 12, इसमें था ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। और 12th 5-year प्लान था 2012 से 17 तक, इसमें था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सारे थे 5-year प्लान और उसका ऑब्जेक्टिव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। With regard to the component of population density, which state is
द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। जनसंख्या घनत्व के घटक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भिन्न है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अरुणाचल प्रदेश। ये ऑड क्यों होगा? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बिल्कुल ही कम है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी होता क्या है? तो इसे फाइंड करने के लिए टोटल जो पॉपुलेशन होता है उसे डिवाइड कर देते हैं टोटल लैंड एरिया से, तो पॉपुलेशन डेंसिटी निकल कर आ जाती है। यानी कि टोटल पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर, ये क्या कहलाता है? पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है। तो अब हम लोग जितने भी स्टेट्स हैं उसका पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग उसे देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आगे आने वाले एग्जाम्स में। तो पहला है दिल्ली, इसका है पॉपुलेशन डेंसिटी 11,320। उसके बाद है बिहार, इसका है 1,106। थर्ड में है वेस्ट बंगाल, इसका है 1,028। फोर्थ में है केरला, 860 है इसका। उत्तर प्रदेश इसका है 829। हरियाणा का है 573। तमिलनाडु का है 547। महाराष्ट्र का है 365। गुजरात का है 308। आंध्र प्रदेश का है 308। कर्नाटका का है 308। त्रिपुरा का है 350। मध्य प्रदेश का है 236। ओडिशा का है 285। राजस्थान का है 229। छत्तीसगढ़ का है 204। उत्तराखंड का है 212। नागालैंड का है 152। हिमाचल प्रदेश का है 133। मेघालय का है 131। जम्मू कश्मीर का है 129। मणिपुर का है 123। सिक्किम का है 97। अंडमान निकोबार का है 76। मिजोरम का है 53। अरुणाचल प्रदेश का है 17। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। What are the two main parts corresponding to लास्य and tandem elements in मणिपुरी डांस? मणिपुरी नृत्य में लास्य और टांडम तत्वों के अनुरूप दो मुख्य भाग क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जगोई एंड चोलोम। तो लास्य और टांडम जो एलिमेंट होता है, जो डांस का स्टाइल होता है, वो दोनों ही पाए जाते हैं मणिपुरी डांस में। यानी एक जो जगोई है वो लास्य स्टाइल में है और चोलोम है जो तांडव स्टाइल में है। तो अब हम लोग जो जितने भी इंडियन क्लासिकल डांस हैं उनमें कौन कौन से डांस लास्य से बिलोंग करते हैं और कौन कौन से टांडव से, उसे देख लेते हैं। सबसे पहले टांडव के बारे में देखेंगे। तो टांडव, इसका मतलब होता है कि इसमें जो डांस होते हैं, टांडव जो स्टाइल होता है वो रिप्रेजेंट करता है मैस्कुलिन, पावरफुल और डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ डांस को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये जो स्टाइल होता है उसमें मेल डोमिनेटेड होता है और ये पावरफुल होता है और डायनामिक डांसेस में किया जाता है। ये एसोसिएटेड होता है स्ट्रॉन्ग रिदम मूवमेंट से। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसमें विगोरस मूवमेंट किए जाते हैं, क्विक फुटवर्क होता है और एनर्जेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं। इसका एग्जांपल्स है कथक का कुछ डांस जो होता है वो तांडव स्टाइल में किया जाता है, जैसे कि कृष्णा तांडव, शिव तांडव, रावण तांडव, ये सभी कथक में तांडव स्टाइल में होते हैं। उसके बाद मणिपुरी का जो चोलोम स्टाइल है वो तांडव से बिलोंग करता है। और भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी जो है उसमें भी तांडव स्टाइल में डांस किया जाता है, जिसमें कि दिखाया जाता है तांडव स्टाइल में कृष्णा जिन्होंने कालिया जो स्नेक था उस पे उन्होंने डांस किया था तांडव स्टाइल में, उसी को दिखाया जाता है। उसके बाद है लास्य स्टाइल। इसका मीनिंग होता है कि इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है फेमिनिन, ग्रेसफुल और एक्सप्रेसिव एस्पेक्ट्स ऑफ डांस को रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी ये जो डांस होता है, स्टाइल होता है, वो क्या होता है, ये जो लास्ट स्टाइल जो होता है वो बिल्कुल फीमेल डोमिनेटेड होता है। तो इसमें ग्रेसफुल, फेमिनाइन और एक्सप्रेसिव एस्पेक्ट्स ऑफ डांस को दिखाया जाता है और ये एसोसिएटेड होता है एलिगेंस, रिदम और इमोशन से। इसमें डांस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो इसमें फोकस होता है ग्रेस पे, रिदम पे, एक्सप्रेशंस पे, इमोशंस पे, ये सभी पे ये बेस्ड इसमें फोकस होता है। इसका एग्जांपल है मणिपुरी का जगोई स्टाइल, जिसमें ये लास्ट स्टाइल में किया जाता है। मोहिनीअट्टम, कथक का कुछ जो डांस होता है वो लास्ट स्टाइल में किया जाता है। उसका भरतनाट्यम, इसका भी कुछ डांस होता है जो लास्ट स्टाइल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। Which of the following states has the lowest literacy rate as per census of India 2011?
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिहार की। तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हम लोग लिटरेसी रेट के बारे में देख लेते हैं। तो ओवरऑल लिटरेसी रेट कितना था? 74.04%। मेल लिटरेसी रेट था 82.14%। फीमेल लिटरेसी रेट था 65.46%। उसके बाद हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसका था? केरला का 93.91%। लोएस्ट लिटरेसी रेट था बिहार का 63.82%। रूरल लिटरेसी रेट था 67.77%, जिसमें मेल का था 77.15% और फीमेल का था 57.93%। और अर्बन का लिटरेसी रेट था 84.11%, जिसमें मेल का था 88.76% और फीमेल का था 79.11%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द गाइड? निम्नलिखित में से कौन द गाइड पुस्तक के लेखक हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आर के नारायण। तो आर के नारायण जो ऑथर हैं उनका फेमस प्रोमिनेंट बुक्स कौन कौन से उसे देख लेते हैं। तो इसमें है द गाइड, मालगुडी डेज, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर, वेटिंग फॉर द महात्मा, द डार्क रूम। और एक ऑप्शन में शशि थरूर हैं, वो भी एक फेमस राइटर हैं, ऑथर हैं। तो उनके कुछ बुक्स के बारे में देख लेते हैं। उसमें कौन कौन सा है? तो ग्रेट इंडियन नॉवेल है जिसे 1989 में लिखा गया था। एन इरा ऑफ डार्कनेस है। इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम, ये 2003 में लिखा गया था। भाई आई एम अ हिंदू, ये 2014 में लिखा गया। रायट 2001 में लिखा गया। इन ग्लोरियस एम्पायर, उसके बाद है लास्ट द एलिफेंट, द टाइगर एंड द सेल फोन। तो ये सारे बुक्स थे शशि थरूर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। श्यामा मणि देवी was awarded the पद्मश्री in 2022 for her contributions to डैश म्यूजिक। श्याम मणि देवी को डैश संगीत में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ओडिसी डांस में उन्हें, ओडिसी म्यूजिक में सॉरी, उन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया 2022 में। तो ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। विच प्रोटीन इज फाउंड इन ग्रेन्स? अनाज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ग्लूटेन। तो ग्रेन्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटेन पाया जाता है। तो हम लोग डिफरेंट प्रोटीन्स के नेम और उसका सोर्स देख लेते हैं। तो एल्बुमिन प्रोटीन, ये कहाँ, इसका सोर्स क्या क्या है? तो ये ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है, एग वाइट में पाया जाता है और प्लांट्स में। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है ये वाटर सोल्यूबल होता है और ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन होते हैं उसमें मॉडरेटली सोल्यूबल होता है। उसके बाद ग्लोब्यूलिन है, ये ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। सीड प्लांट्स में, सीरियल्स में, एनिमल फ्लूइड्स में, ये सभी में ग्लोब्यूलिन पाया जाता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये प्योर वाटर में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन जो सॉल्ट के सॉल्यूशंस होते हैं उसमें बिल्कुल अच्छी तरह से ये डिजॉल्व हो जाता है। उसके बाद है ग्लूटेन, इसका सोर्स है वीट, जिसमें कि वीट वेरीज है, डूरम है, इमर है, एक्सेट्रा इसमें पाए जाते हैं। राई में पाया जाता है और बार्ली में पाया जाता है। तो इस तरह से ग्रेन्स में जो ग्लूटेन प्रोटीन है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। मैच द फॉलोइंग मूवमेंट्स विद द रिस्पेक्टिव फाउंडर्स। निम्नलिखित आंदोलनों को उनके संबंधित संस्थापकों के साथ सुमेलित करें। तो इसमें देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 ए का 4, यानी ए में क्या है? फरैजी मूवमेंट। इसका फाउंडर कौन है? हज सारियातुल्ला। उसके बाद है सेकंड बी का क्या हो जाएगा? हो जाएगा 3। तो मोहम्मदेन लिटरेरी सोसाइटी जो बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? नवाब अब्दुल लतीफ के द्वारा। उसके बाद सी में है इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, ये बनाया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा। उसके बाद डी में है बहावी मूवमेंट, ये किसके द्वारा बनाया गया था? सैयद अहमद ऑफ रायबरेली के द्वारा। तो ये सारे जितने भी मूवमेंट्स हैं ये इस्लाम रिलीजन से संबंधित है। तो देख लेते हैं आगे इसके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले है द फरैजी मूवमेंट, ये एक सोशियो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मूवमेंट था जो कि इमर्ज हुआ था 19th सेंचुरी में। कहाँ पे? बंगाल में, यानी प्रेजेंट डे कहाँ पे? बांग्लादेश में। ये इसे फाउंड किया गया, इसे इस्टेब्लिश किया गया किसके द्वारा? हज शरीतुल्ला के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया 1818 में, 1818 ईस्वी में। इसका एम क्या था? तो इसका एम था कि इस्लामिक प्रैक्टिसेस और जो चैलेंज थे उसमें रिफॉर्म लाना,
किसके टाइम पे? ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम पे। और इस मूवमेंट ने बहुत सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाए। किस तरह से? तो जो यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स थे और हिंदू जमींदार जो थे वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे मुस्लिम पीजेंट्री को, उससे बचाने में, उसे प्रोटेक्ट करने में इस मूवमेंट ने उन लोगों का हेल्प किया। तो इस तरह से बहुत सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस मूवमेंट के बाद देखने के लिए मिला। उसके बाद है द मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी। ये इस्टेब्लिश किया गया 1863 में। इसका, और ये किसके द्वारा किया गया था? नवाब अब्दुल लतीफ के द्वारा। इसका एम था जो मुस्लिम यूथ थे बंगाल में, उन लोगों के बीच में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करना और लिटरेरी एक्टिविटीज को प्रमोट करना मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में। और इस तरह से इसमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, यानी उन लोगों को बातें बताई जाती थी। मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी थे उन लोगों के बीच में इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स को भी ये किया जाता था। इस प्लेटफॉर्म को भी बनाया गया था इसके लिए। उसके बाद है नेक्स्ट द यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन और अलायंस। तो ये था अलायंस था, उसे फाउंड किया गया था 1888 में। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान के द्वारा, जो कि एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर भी थे, और राजा शिव प्रसाद सिंह के द्वारा। कहाँ पे? जो कि बनारस के थे। इन्होंने इस मूवमेंट, जो अलायंस था, एसोसिएशन था, वो क्या कर रहे थे? अपोज कर रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनाया गया था 1885 में, उसे अपोज कर रहे थे। क्यों अपोज कर रहे थे? ताकि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका क्लोज टाई हो ब्रिटिश राज के साथ। इसके लिए ये अलायंस जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का विरोध कर रहा था। उसके बाद है द बहावी मूवमेंट, जो कि 18th सेंचुरी में एक इस्लामिक रिवाइवलिस्ट की तरह काम कर रहा था। इसे फाउंड किया गया किसके द्वारा? मुहम्मद इब्न अब्द अल बहाव, और इनके द्वारा फाउंड किया गया। और इनके मेन लीडर थे जिन्होंने लीड किया इसे, वो थे सैयद अहमद ऑफ रायबरेली। तो ये जो मूवमेंट था बहावी मूवमेंट, इसका एम क्या था? तो इसका एम था इस्लाम को प्यूरिफाई करना। और किस तरह से प्यूरिफाई करना? तो इन लोग का एम था कि जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में जो भी इनोवेशंस हुए हैं, आइडोलेटर्स यानी जो आइडल्स का पूजा करते हैं, इस तरह से जो भी उन लोगों के बीच में टाइम के अनुसार जो उन लोगों में चेंजिंग आया है, इनोवेशंस आया है, उस प्रैक्टिसेस को इस मूवमेंट के द्वारा रिजेक्ट किया जा रहा था, ताकि जो मुस्लिम कम्युनिटी थे वो ओरिजिनल टीचिंग ऑफ कुरान और सुन्ना पे रिटर्न हो जाए। तो यानी कि जो इनोवेशंस था उसे ख़त्म करके जो ओरिजिनल टीचिंग था मुस्लिम का, उस पर रिटर्न करने के लिए ये मूवमेंट लाया गया। तो ये थे सारे मूवमेंट्स इस्लाम के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर दिवाली फॉल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिवाली निम्नलिखित में से किस महीने में आती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, कार्तिक महीने में। तो हिंदी महीने के अनुसार जितने भी मंथ्स हैं उसे देखेंगे और उसमें कौन से फेस्टिवल्स आते हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले चैत्र मंथ, ये मार्च और अप्रैल के बीच में आता है। इसके टाइम पे गुड़ी पड़वा होता है जो कि मराठी न्यू ईयर होता है, और इसे उगाड़ी के रूप में भी जाना जाता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। उसके बाद हनुमान जयंती, बर्थ एनिवर्सरी होता है लॉर्ड हनुमान का। रामनवमी, ये बर्थ एनिवर्सरी होता है लॉर्ड राम का। चैत्र नवरात्रि, इस टाइम पे नवरात्रि भी सेलिब्रेट किया जाता है चैत्र मंथ में। उसके बाद है बैसाख, जो अप्रैल से मई के बीच में आता है। इस टाइम कोई फेस्टिवल नहीं होते हैं। उसके बाद है ज्येष्ठ, मई से जून के बीच में आता है। इस टाइम भी कोई मेजर फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट किए जाते हैं। उसके बाद है आषाढ़, जून टू जुलाई के बीच में आता है। इस टाइम पे रथ यात्रा सेलिब्रेट किया जाता है जो कि उड़ीसा में होता है, और ये लॉर्ड जगन्नाथ के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद है मधुश्रावणी, ये लॉर्ड कृष्णा के ऑनर में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद है श्रावण मंथ, ये जुलाई से अगस्त के बीच में आता है। इस टाइम रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया जाता है पूर्णिमा के दिन। और इसके बाद है भाद्रपद, जो अगस्त और सितंबर के बीच में आता है। इस टाइम गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट किया जाता है। लॉर्ड गणेशा का बर्थ एनिवर्सरी होता है।
और कृष्ण जन्माष्टमी जिसमें लॉर्ड कृष्णा का बर्थ एनिवर्सरी होता है। उसके बाद है आश्विन जो सितंबर से अक्टूबर के बीच में आता है। इस टाइम पे नवरात्रि सेलिब्रेट किया जाता है और दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद है कार्तिक, अक्टूबर से नवंबर के बीच में आता है। इस टाइम पे दिवाली सेलिब्रेट किया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा आता है और भाई दूज सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद है मार्घा सिरसा मार्घा सिरसा जो नवंबर दिसंबर के बीच में आता है, जो इसमें भी कोई मेजर फेस्टिवल नहीं होते हैं। उसके बाद है पूस, दिसंबर से जनवरी के बीच में, इसमें भी मेजर फेस्टिवल कुछ भी नहीं होते ऐसा। उसके बाद है माघ, जनवरी से फरवरी के बीच में, इसमें मकर संक्रांति सेलिब्रेट किया जाता है जो कि सोलर ईयर का बिगिनिंग होता है। और बसंत पंचमी जो कि लॉर्ड गॉडेस सरस्वती का के लिए डेडिकेटेड होता है वो दिन। उसके बाद है फाल्गुन, लास्ट महीना फरवरी से मार्च के बीच में, इस टाइम पे होली सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कार्तिक मंथ में कौन सा फेस्टिवल होता है, दिवाली होता है। ये किसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। चित्रा विश्वेश्वरन इज अ फेमस डांसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस जेनर्स। चित्रा विश्वेश्वरन निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 भरतनाट्यम की। तो हम लोग जितने भी फेमस क्लासिकल डांसर्स हैं जो कि अलग अलग क्लासिकल डांस से बिलोंग करते हैं, उनके बारे में उनके नेम को देख लेते हैं। सबसे पहले भरतनाट्यम, ये कहाँ पे किया जाता है, तमिलनाडु में किया जाता है। इसके डांसर्स हैं रुक्मणी देवी अरुंदले, पद्मा सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई, तंजोर बाला सरस्वती, अनीता रत्नम, ग्रीष्मा रंजन, माला प्रसन्ना, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, मृणालिनी साराभाई, परिजात नायक, सोनल मानसी, बीना चिकनाहाली सादरी और चित्रा विश्वेश्वर एक्सेट्रा। उसके बाद है कथक, ये मेनली नॉर्थ इंडिया में किया जाता है और कहाँ पे मेनली उत्तर प्रदेश में। तो इसके हैं डांसर्स बिरजू महाराज, नाहिद सिद्दीकी, लच्छू महाराज, गोपी कृष्णा, शाश्वती सेन, मंजरी चतुर्वेदी, शोभना नारायण, सितारा देवी, बिंदादीन महाराज, कलिका प्रसाद और विद्या देवी अड़कर। उसके बाद है कथकली, ये कहाँ पे किया जाता है, केरला में किया जाता है। इसके डांसर्स हैं कला मंडलम, कृष्णन नायर, शांता राव, मृणालिनी साराभाई, नारायण मेनन, आनंद शिवरमन, कृष्णकुट्टी, शांता राव एक्सेट्रा। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश में किया जाता है। इसके डांसर्स हैं मल्लिका साराभाई, राधा रेड्डी, पद्मनाजा रेड्डी, शोभा नायडू, यामिनी कृष्णमूर्ति और माधवी मुडगलू एक्सेट्रा। उसके बाद है मणिपुरी, ये मणिपुर में किया जाता है। इसके डांसर्स हैं गुरु विपिन सिंह, दर्शना झावेरी सिस्टर्स, देवजनी चालीहा, आमला शंकर एक्सेट्रा। उसके मोहिनीअट्टम, ये भी कहाँ किया जाता है, ये भी केरला में ही किया जाता है। इसके डांसर्स हैं कलामंडलम कल्याणी कुट्टी, शोभना सुंदर नायर, कलामंडलम राधिका थनकमानी, कलामंडलम हिमावंती एक्सेट्रा। उसके बाद है ओडिसी तो उड़ीसा में किया जाता है। उसके डांसर्स हैं माधवी मुडगल, केलुचरण मोहपात्रा, सुरेंद्र नाथ जेना, शोभना सहाजनन, मीनाती मिश्रा, सोनल मानसी एक्सेट्रा। उसके बाद सतरिया है, ये कहाँ किया जाता है, ये असम में किया जाता है। इसके डांसर्स हैं जतिन गोस्वामी, इंदिरा पीपी बोरा, घनकंटा बोरा, सरोदी साइकिया, पुष्पा भुवन, प्रेमानंदा भाख्यान एक्सेट्रा। तो ये सारे डांसर्स थे जो बिल्कुल फेमस डांसर हैं। वैसे तो बहुत सारे डांसर्स हैं सारे क्लासिकल डांस के, लेकिन यहाँ पे जो वैसे ही डांसर्स को मैंने यहाँ पे लिया है जो कि मोस्ट फेमस है और उन्हें कुछ अवार्ड्स मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बिल्ट बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा निर्मित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 5846 किलोमीटर। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है जिसमें मेजर सिटीज कौन कौन से हैं जिसे जोड़ा गया है, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है और कोलकाता है। इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस है कि रोड कनेक्टिविटी को एनहांस करना और ट्रांसपोर्ट को बिल्कुल इफिशिएंट और फैसिलिटेट करना।
इसका लेंथ है 5846 किलोमीटर और इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया गया किसके द्वारा, नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर में, और इसे बनाया गया किसके द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। Which biosphere of southern Andhra Pradesh is home to many endemic species including the famous red sanders and slender lorries? दक्षिणी आंध्र प्रदेश का कौन सा जीव मंडल प्रसिद्ध रेड सैंडर्स और स्लेंडर लोरीज सहित कई स्थानिक प्रजातियों का घर है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 शेषाचलम। तो आंध्र प्रदेश का जो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पे स्लेंडर लोरीज और रेड सैंडर्स पाए जाते हैं। तो हम लोग जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया के, वो सभी के बारे में देख लेते हैं कि वो कब इस्टेब्लिश हुआ, वो और कौन से स्टेट में है और वहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट एनिमल्स पाए जाते हैं। तो टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये स्टेब्लिश हुआ 1986 में। ये कहाँ पे है? कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में फैला हुआ है। यहाँ पे नीलगिरी ताहर, टाइगर, लायन टेल मकायू ये पाए जाते हैं। उसके बाद है नंदा देवी सेकेंड में, ये 1988 में बनाया गया। ये है उत्तराखंड में और इसमें कौन कौन से एनिमल होते हैं? स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बियर। थर्ड है नोकरेक, ये बनाया गया 1988 में। ये कहाँ पे है? मेघालय में, और यहाँ पे रेड पांडा पाया जाता है। फोर्थ है गल्फ ऑफ मन्नार, ये 1989 में बनाया गया, ये तमिलनाडु में है और यहाँ पे डुगोंग पाए जाते हैं। उसके बाद फिफ्थ है सुंदरबंस, 1989 में बनाया गया, कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, और यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं। उसके बाद है सिक्स्थ है मानस, ये 1989 में बनाया गया, ये आसम में है और यहाँ पे एशियाटिक एलिफेंट, टाइगर, असम रूफ्ड टर्टल, हिस्पीड हेयर, गोल्डन लंगूर और पिग्मी हॉग पाया जाता है। उसके बाद है सेवेंथ में है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ये 1989 में बनाया गया। ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार आइलैंड में है और यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। उसके बाद है एट्थ में सिमलीपल है, ये 1994 में बनाया गया। ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है और यहाँ पे गौर, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियन एलिफेंट पाए जाते हैं। नाइन्थ में है दिहांग दिवांग बायोस्फीयर रिजर्व, ये 1998 में बनाया गया। ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ पे मिसमी, तकिन और मस्क डियर पाए जाते हैं। उसके बाद टेंथ में है डिब्रू सैखो बायोस्फीयर रिजर्व, ये 1997 में बनाया गया। ये कहाँ पे? आसाम में है और यहाँ पे व्हाइट विंग्ड वुड डक, वाटर बफेलो, ब्लैक ब्रेस्टेड पैरोट बिल, टाइगर और केप्ड लैंगूर पाए जाते हैं। उसके बाद है 11th में है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये 1999 में बनाया गया। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ये यहाँ पे जायंट स्क्वायरल और फ्लाइंग स्क्वायरल पाए जाते हैं। उसके बाद 12th है ये कौन सा है? कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि बनाया गया 2000 ईस्वी में और ये कहाँ पे? सिक्किम में, और यहाँ पे स्नो लेपर्ड और रेड पांडा पाया जाता है। उसके बाद है 13th में अगस्थमलई बायोस्फीयर रिजर्व, ये 2001 में बनाया गया। ये केरला और तमिलनाडु में फैला हुआ है। यहाँ पे नीलगिरी ताहर और एशियन एलिफेंट पाए जाते हैं। उसके बाद 14th अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ये 2005 में बनाया गया और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। यहाँ पे 4 हॉर्न्ड एंटीलोप, इंडियन वाइल्ड डॉग, सारस क्रेन, व्हाइट ट्रम्प्ड वल्चर, सैक्रेड ग्रूव बुश फ्रॉग, ये सभी पाए जाते हैं। उसके बाद है 15 में है ग्रेट रन ऑफ कच्छ, 2008 में बनाया गया। ये गुजरात में है और यहाँ पे इंडियन वाइल्ड एस पाए जाते हैं। उसके बाद 16 में कोल्ड डेजर्ट, ये 2009 में बनाया गया। ये हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है और यहाँ पे स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। उसके बाद 17th में है शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व, ये 2010 में बनाया गया। ये कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है और यहाँ पे स्लेंडर लोरिस पाए जाते हैं। तो इसी बारे में क्वेश्चन में पूछा गया था। उसके बाद 18th है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ये 2011 में बनाया गया। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, और यहाँ पे बंगाल टाइगर, चिंकारा, नीलगाय, सांबर डियर और स्लोथ बियर पाए जाते हैं। तो ये थे सारे बायोस्फीयर रिजर्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर
40. In which of the following games is the term dribbling used? निम्नलिखित में से किस खेल में ड्रिबलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बास्केटबॉल में। तो अब हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट गेम्स है उसमें इम्पोर्टेंट टर्म जो यूज किए जाते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो बास्केटबॉल का सबसे पहले देखेंगे, इसमें क्या क्या है। द एली ऊप है, एयर बॉल है, सिस्ट है, डंक है, ब्रिक है, शूटिंग है, गार्ड, फॉल, बैकवर्ड, बैंक, कोर्ट, ड्रिबल। तो इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्रिबल कौन से गेम से रिलेटेड है। द बॉलर, सेंटर, फास्ट ब्रेक, फ्री थ्रो, ब्लॉक, बास्केट, बॉक्स और बॉल हैंडलिंग, ये सभी टर्म्स है बास्केटबॉल के। उसके बाद है क्रिकेट, इसके टर्म्स को देखेंगे तो इसमें है क्रिकेट बैट, डक, अपील, बाउंड्री, एस, बॉल, विकेट, बेल, बाउंसर, ऑलराउंडर, बाय, सेंचुरी, इनिंग्स, आर्म बॉल, बॉल टेम्परिंग, बॉल, क्रीज, ऑल आउट, बैट्समैन, बॉलर, काउट, फास्ट बॉलिंग, कट एक्सेट्रा। उसके बाद वॉलीबॉल, इसमें है ब्लॉक, एस, डिक, बम्प, अटैक, किल, साइड आउट, असिस्ट, फ्लोटर, हिट, लिब्रो, अटैकर, बैक लो, बैक रो अटैक, डिंक, फॉल, फ्री बॉल, जस्ट, जंप सर्व, पैनकेक, सर्व, सेंटर लाइन, डबल हिट, फुटफॉल्ट, फोर आर्म्स, पास। ये सभी टर्म्स है वॉलीबॉल के। उसके बाद है फुटबॉल, इसके हैं सेंटर, डिफेंडर, टैकल, ब्लीच, कॉर्नर किक, एक्स्ट्रा टाइम, गोलकीपर, लाइन ऑफ स्क्रीमेज, बॉल, कॉर्नर बैक, डाउन, ड्रिबल। तो ड्रिबल किसका है? फुटबॉल में भी है, तो ऑप्शन में फुटबॉल देख लेते हैं दिया हुआ था कि नहीं, क्योंकि अगर फुटबॉल रहेगा तो डाउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन में कहीं पे फुटबॉल नहीं दिया गया था, क्योंकि जो ड्रिबल है वो फुटबॉल में भी यूज होता है और बास्केटबॉल में भी, इसलिए यहाँ पे फुटबॉल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 1 बास्केटबॉल ही राइट हो जाएगा। उसके बाद इसमें है फील्ड गोल, गोल, ग्रिड्रियन, किक, पेनाल्टी, पिक्सकिन, टीम, बैकफील्ड, पास, बैक। उसके बाद टेनिस, इसके कौन कौन से टर्म है? एस है, एड है, ऑल, एले, अप्रोच, बैक कोर्ट, बैक हैंड, बेस लाइन, ड्यूस कोर्ट, डबल फॉल्ट, डबल्स, ड्रॉप शॉट, फॉल्ट, फुट फॉल्ट, फोरहैंड, ग्राउंड स्ट्रोक, हाफ वॉली, लेट, लॉब, मैच, नो एड, नो मैंस लैंड, आउट, ओवरहेड, पोच, पॉइंट, रैली, रिसीवर, सर्व, सर्वर, सर्विस ब्रेक, सेट, स्लाइस, स्मैश, स्पिन, स्ट्रोक, टाई ब्रेक, टॉप स्पिन, वॉली। ये सभी टर्म्स है टेनिस के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट डज एम स्टैंड फॉर इन मुद्रा योजना? मुद्रा योजना में एम का क्या अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 माइक्रो। जो मुद्रा योजना है उसमें एम का क्या, एम किसके लिए यूज किया गया? माइक्रो के लिए। तो मुद्रा योजना जो है, मुद्रा का फुल फॉर्म हो जाएगा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ये एक तरह का बैंक की तरह काम करने के लिए स्टेब्लिश किया गया था पब्लिक सेक्टर के लिए, ताकि लोगों को जो क्या है, जो पुअर लोग हैं उन लोगों को लो रेट पे लोन दिया जाए, और ताकि वो अपने बिजनेस को, अपने काम को आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे। उसके बाद ये जो मुद्रा योजना है वो अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और ये जो मुद्रा योजना है उसका एम क्या था? तो इनेबल करना था माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को। तो इस तरह से जो भी स्मॉल लेवल के कंपनीज थी, इंस्टीट्यूशंस था, उसे क्या करना था? इनेबल करने का एम था मुद्रा योजना का। इसमें लो इंटरेस्ट रेट पे पर्सनल लोन्स को प्रोवाइड किया जाता है, और इसमें 3 तरह के लोन्स होते हैं। कौन कौन से? तो इसमें शिशु लोन होता है जिसमें 50,000 का लोन दिया जाता है। उसके बाद किशोर है जिसमें 50,000 से 5 लाख का लोन दिया जाता है, और तरुण जो है इसमें 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। फेमस म्यूजिशियन भूपेन हजारिका वाज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका को निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 2019 में। तो अब हम लोग जो म्यूजिशियंस हैं और सिंगर्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें भारत रत्न और पद्म भूषण जिन लोगों को मिला है उन लोगों के बारे में देख लेते हैं। तो भारत रत्न सबसे पहला है
जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। ये किन किन लोगों को मिला है? सबसे पहले एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को मिला है 1998 में, जो कि एक कर्नाटिक सिंगर थे, और ये एक फर्स्ट म्यूजिशियन थे जिन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया था। उसके बाद है रविशंकर, जो जिन्हें 1999 में ये अवार्ड मिला, जो कि एक सितार प्लेयर थे। लता मंगेशकर, जिन्हें 2001 में भारत रत्न मिला, ये एक प्लेबैक सिंगर थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, 2001 में इन्हें अवार्ड मिला भारत रत्न, जो कि एक शहनाई प्लेयर थे। पंडित भीमसेन जोशी, जिन्हें 2009 में भारत रत्न मिला, ये एक इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट थे। और भूपेन हजारिका, जिन्हें 2019 में भारत रत्न मिला, ये एक सिंगर, लिरिस्ट और फिल्म मेकर थे। अब चलते हैं जो इम्पोर्टेंट म्यूजिशियन हैं उनके बारे में देख लेते हैं, उन्हें कौन कौन सा अवार्ड मिला। इसमें है सबसे पहले जाकिर हुसैन, ये एक तबला प्लेयर थे। इन्हें कौन कौन सा अवार्ड मिला? तो सबसे पहले पद्मश्री मिला 1988 में, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला 1990 में, पद्म भूषण मिला 2002 में, और पद्म विभूषण मिला 2023 में। उसके बाद है हरि प्रसाद चौरसिया, ये एक फ्लूटिस्ट थे, ये फ्लूट बजाते थे। इन्हें पद्म भूषण मिला 1992 में, और पद्म विभूषण मिला 2000 ईस्वी में। उसके बाद है बिस्मिल्लाह खान, ये है बिस्मिल्लाह खान, जो कि शहनाई बजाते थे। इन्हें कौन कौन सा अवार्ड मिला? तो इन्हें पद्मश्री मिला 1961 में, पद्म भूषण मिला 1968 में, पद्म विभूषण मिला 1980 में, और भारत रत्न मिला 2001 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43। Which of the following factors does not control the climate of a place? निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की जलवायु को नियंत्रित नहीं करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज। ये अफेक्ट नहीं करता क्लाइमेट को। तो क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाला कौन कौन सा फैक्टर है? तो इसमें लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रोक्सिमिटी ऑफ वाटर, टोपोग्राफी, विंड पैटर्न्स, ओशियन करेंट्स और वेजिटेशन। तो टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है? जो किसी भी प्लेस पे अगर माउंटेन है, हिल है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है, तो उसे कहते हैं टोपोग्राफी। और इसी के जैसा क्या होता है? रिलीफ फीचर होता है। तो यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है, ओशियन करेंट, लैटिट्यूड और रिलीफ फीचर, ये सभी हैं जो कि अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को। यहाँ पे थोड़ा गैप हो गया है, इसे मैं PDF में क्या करूँगी, सही कर दूंगी, तब प्रोवाइड करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 was passed by the government of India. It fulfilled ideas of which article of directive principles of a state policy in the Constitution of India. जैविक विविधता अधिनियम 2002 में भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था। इसने भारत के संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के आदर्शों को पूरा किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, आर्टिकल 48A। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 और आर्टिकल 48A दोनों का थीम है जो मैच करता है, दोनों का एम मैच करता है। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का जो एम है वो आर्टिकल 48A जो DPSP का है उसे मैच करता है। तो 48A में है क्या? तो इसमें बताया गया है कि जो स्टेट है वो हमेशा प्रयास करेगा कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेफ रखे कंट्री के अंदर। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में भी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेफ रखने की बात की गई थी, इसलिए जो आर्टिकल 48A है DPSP का और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 दोनों मैच करते हैं एक दूसरे से। तो DPSP जो है वो उसका आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक का है और ये पार्ट 4 में मेंशन किया गया है। इसका प्रिंसिपल्स क्या है? तो स्टेट को ये गाइड करता है कि वो किस तरह से एक्शंस ले, पॉलिसी मेकिंग करे। इस तरह से ये स्टेट को गाइड करने के लिए DPSP को बनाया गया। और DPSP जो है वो नॉट इन्फोर्सेबल है कोर्ट में, यानी इसके वायलेट होने पे आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग जितने भी आर्टिकल हैं 36 से लेकर 51 तक के सभी के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आर्टिकल 36 में क्या है? ये डिफाइन करता है स्टेट को। उसके बाद आर्टिकल 37 है, इसमें बताता है कि जो DPSP है वो नॉट इन्फोर्सेबल है एनी कोर्ट, यानी कि किसी भी कोर्ट में ये इन्फोर्सेबल नहीं है। इसके वायलेट होने पे आप कोर्ट नहीं जा सकते, जिस तरह से फंडामेंटल राइट को वायलेट होने पे आप कोर्ट में जा सकते हैं।
लेकिन इसके वॉलेट में होने पे ऐसा नहीं है, इसे ये नॉट इन्फोर्सिएबल है। उसके बाद आर्टिकल 38 ये स्टेट के लिए स्टेट को बताता है कि सोशल ऑर्डर किस तरह से होगा, यानी सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करते हुए स्टेट है जो किस तरह से सोशल ऑर्डर में काम करेगा, इस चीज़ को मैंडेट करता है आर्टिकल 38। उसके बाद आर्टिकल 39 ये क्या बताता है, तो ये बताता है कि स्टेट के अंदर जो ये रिसोर्सेस हैं और अपॉर्चुनिटीज हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। उसके बाद है आर्टिकल 39A, ये फ्री लीगल एड को इंश्योर करता है और इंश्योर करता है इक्वल जस्टिस को। उसके बाद है आर्टिकल 40, ये ऑर्गेनाइज करता है विलेज पंचायत को, जो कि विलेज पंचायत होता क्या है, एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी होता है। उसके बाद आर्टिकल 41, ये राइट टू बर्थ एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस सर्टेन केसेस में इस चीज़ को ग्रांट करता है। स्टेट के अंदर लोगों का क्या राइट है बर्थ का, एजुकेशन का और पब्लिक असिस्टेंस का, इस चीज़ को ग्रांट करने का काम करता है। इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 41 में। उसके बाद है आर्टिकल 42, ये प्रोवाइड करता है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस फॉर बर्थ, यानी कोई भी पर्सन अगर मेल है और फीमेल है जो अगर बर्थ कर रहा है किसी भी क्षेत्र में, तो उन लोगों के साथ एक जस्ट और ह्यूमन कंडीशन होना चाहिए उन लोगों के साथ। तो जिस तरह एग्जाम्पल है कि अगर मैटरनिटी के टाइम पे फीमेल लोग को उनका रिलीफ के लिए छुट्टियां दी जाती है, उन्हें रिलीफ दिया जाता है, तो उसी तरह से बताया गया है कि बर्थ के दौरान लोगों के साथ किस तरह से जस्ट और ह्यूमन कंडीशन होना चाहिए, उस चीज़ को इंश्योर करता है आर्टिकल 42। उसके बाद है आर्टिकल 43, ये क्या करता है कि ये प्रोवाइड करता है, स्टेट को बताता है कि जो भी पर्सन काम कर रहे हैं, जो भी वर्कर्स हैं, उन लोगों के लिए कितने लिविंग वेजेस मिलने चाहिए, या फिर उन लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है किस तरह से रीजनेबल होना चाहिए और किस तरह से उन लोगों का और भी बेनिफिट्स दिया जाना चाहिए। इन सारी बातों को इंश्योर करता है आर्टिकल 43, यानी कि वर्कर्स के लिए जो वेजेस हैं वो डिसाइड करता है आर्टिकल 3। उसका आर्टिकल 43 सॉरी, तो आर्टिकल 43A में क्या है, तो इसमें है कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन को इनकरेज करने के लिए बताया गया है आर्टिकल 43A में। उसके बाद आर्टिकल 43B, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उन्हें इस्टेब्लिश करना और प्रमोट करने की बात की गई है। आर्टिकल 44 में क्या है, तो इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड है सभी सिटीजन्स के लिए। आर्टिकल 45, इसमें अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों का क्या एजुकेशन होना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। और इसमें बताया गया है कि चिल्ड्रन जिसका एज 6 ईयर से कम होगा उन्हें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोवाइड करना जरूरी है, इस बात को बताया गया है आर्टिकल 45 में। उसके बाद आर्टिकल 46, इसमें SC, ST और अदर वीकर सेक्शंस जो हैं उन लोगों का एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने की बात की गई है आर्टिकल 46 में। उसके बाद है आर्टिकल 47, इसमें स्टेट्स का ड्यूटी को रेज किया गया है कि वो जो पुअर पीपल हैं और जो लोग हैं उनका लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने पे जोर दिया गया है। उसके बाद है आर्टिकल 48, इसमें एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइज करने की बात की गई है मॉडर्न तरीके से। और आर्टिकल 48A क्या है, तो इसमें इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है और उसके कंडीशन को इम्प्रूव करने की बात की गई है, सेफ रखने की बात की गई है। उसके बाद है आर्टिकल 49, इसमें मॉन्यूमेंट, प्लेसेस और जो भी नेशनल इम्पोर्टेंस के ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। उसके बाद आर्टिकल 50 है जिसमें जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करने की बात की गई है। और लास्ट है आर्टिकल 51, इसमें क्या है कि इसमें इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी को प्रमोट करने की बात की गई है। जस्ट और ऑनरेबल इंटरनेशनल रिलेशन को क्या करना है, मेंटेन करने की बात की गई है और इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करना है और जो डिस्प्यूट होते हैं उसको जल्दी रिजोल्यूट करना है, रिजॉल्व करना है, उस बात के लिए इनकरेज करने की बात की गई है। तो ये थे सारे 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल्स।
DPSP के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया एट रेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, द सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स इन अ व्हीकल। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल नहीं है, ये किसका एग्जाम्पल है? इनर्शिया ऑफ मोशन का। क्योंकि जो व्हीकल है वो कंटिन्यू क्या कर रहा है? चल रहा है। तो जब कंटिन्यू चलता रहता है ऑब्जेक्ट और उसके बाद उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसे रोक दिया जाता है, तो उसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कंटिन्यू मोशन हो रहा था व्हीकल का और इस पे ब्रेक लगाकर इसे रोका गया, तो इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, ना कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसलिए ये 4th नंबर का जो ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा। बाकी सभी जो ऑप्शन है वो सारे इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल हैं। तो न्यूटन्स के 3 लॉज हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट लॉ में है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में है लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, इंटेंशन क्या होता है कि वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है और मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। अगर कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यू चल रहा है वो तो चलना चाहेगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, मोशन में है, तो इस पर अगर कुछ फोर्स अगर लगाकर इसे रोक दिया जाए तो ये कहलाता है इनर्शिया ऑफ मोशन। ये हो जाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन। और ये जो ऑब्जेक्ट है इसे रेस्ट में है, लेकिन इसे अगर फोर्स लगाकर इसे मोशन में लाया जाता है तो ये क्या कहलाता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जिस कंडीशन में जो रहता है पहले से उसी को बोला जाता है, यानी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलेंगे। अगर मोशन में है पहले से तो बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये होता है फर्स्ट लॉ न्यूटन का, इनर्शिया ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे कि अगर बुक रखा हुआ है टेबल पे रेस्ट कंडीशन में, तो उसको अगर पुश करते हैं तो वो क्या कर जाता है? वो नीचे गिर जाता है, तो वो कहलाता है इनर्शिया ऑफ, ये क्या कहलाएगा? टेबल पे जो बुक रखा हुआ है वो रेस्ट में है, तो ये जो एग्जांपल हो जाएगा इनर्शिया ऑफ किसका हो जाएगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का हो जाएगा। उसी तरह से अगर कोई कार मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, लेकिन अगर उस पर ब्रेक लगा देते हैं तो वो क्या रुक जाता है कार, तो ये क्या कहलाएगा? इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से क्या है? मोशन में है, तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल हो जाएगा। तो ये था लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ है न्यूटन्स का, सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। इसमें क्या बताया जाता है कि जो एक्सेलरेशन होता है ऑब्जेक्ट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेट फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। यानी कि अगर लिखेंगे तो एक्सेलरेशन जो होता है वो इसके इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। यानी एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, यानी एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा, यानी फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा एक तरह से। और एक्सेलरेशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, यानी अगर मास बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन घटेगा और एक्सेलरेशन घटाएंगे तो मास बढ़ेगा। इस तरह से एक दूसरे से अपोजिट होगा। तो इससे फॉर्मूला निकल के आता है फोर्स इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। और अगर मोमेंटम के टर्म में अगर बोलेंगे न्यूटन्स के सेकंड लॉ को, तो ये क्या बताता है कि जो नेट फोर्स होता है ऑब्जेक्ट का वो इक्वल होता है किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम। तो ये जो फार्मूला है F इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ये क्या दर्शाता है? F क्या है? फोर्स है, और डी पी बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। तो मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं और मोमेंटम इक्वल टू होता है एम भी। तो इसमें क्या होगा कि इसका एक एग्जाम्पल होता है, इसका एक एग्जाम्पल क्या होता है कि क्रिकेट मैच में आप देखते होंगे कि ये जो बॉल है उसे कैच करने के लिए जो प्लेयर जो कैच करने वाला होता है वो अपने हैंड को पीछे की तरफ लाता है। तो क्यों लाता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट का क्या है, ये जो मास जो बॉल का वो तो फिक्स है, लेकिन अगर हम लोग क्या करेंगे? टाइम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? टाइम बढ़ाएंगे तो इसमें, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या है? डी पी बाई, यहाँ पे पी बाई टी लिखेंगे। तो टाइम अगर बढ़ाएंगे, क्योंकि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, तो टाइम अगर बढ़ाएंगे कैच करने के लिए तो फोर्स है जो कम अप्लाई होगा हैंड पे, क्योंकि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। अगर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा।
तो टाइम यहाँ पे बढ़ाया जाता है ताकि फोर्स कम हो। तो ये जो टाइम बढ़ाया गया, टाइम में चेंजिंग आया, ये क्या हुआ, चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ। तो चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स के। इसके बारे में ही बताया जाता है न्यूटन्स के सेकंड लॉ में। तो इसका एक और एग्जांपल है कि अगर आप बॉक्स को पुश करते हैं किसी सर्टेन फोर्स से, तो उसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा कब, जब वो ऑब्जेक्ट लाइटर होगा, और एक्सेलरेशन कम होगा जब वो हैवियर होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ए इक्वल टू एफ बाई एम। तो फोर्स अगर कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हैं, ये तो कांस्टेंट है फोर्स, तो अगर मास ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन कम होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, और मास अगर कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो इस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन मास के, तो इसलिए ऑब्जेक्ट पे अगर कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं तो अगर जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, और अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। तो इस तरह से न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ये सारी बातों को एक्सप्लेन करता है। चलते हैं नेक्स्ट लॉ पे, ये है न्यूटन्स का थर्ड लॉ, जो कि लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन होता है। यानी किसी भी एक्शन के अकॉर्डिंग उसका रिएक्शन भी देखने के लिए मिलता है, अपोजिट रिएक्शन देखने के लिए मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल में है, अगर आप ग्राउंड पे जंप करते हैं तो आप पुश करते हैं ग्राउंड को, वो एक्शन हो गया, और ग्राउंड जो है वो आपको ऊपर के डायरेक्शन में पुश करता है, वो क्या हो गया, उसका रिएक्शन हो गया। उसी तरह से रॉकेट में क्या होता है, रॉकेट जब लॉन्च होता है तो गैस जो है वो पुश करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक्शन हो गया ये, और रॉकेट है जो पुश करता है अपर डायरेक्शन में, वो उसका क्या हो जाता है, रिएक्शन। तो हर एक्शन के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका रिएक्शन भी देखने के लिए मिलता है। ये है लॉ ऑफ न्यूटन्स के थर्ड लॉ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46। Over 5,000 athletes were competed in dash sports for 1936 medals in the 5th edition of खेलो इंडिया यूथ गेम्स in 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में 1936 पदकों के लिए डैश खेलों में 5,000 से अधिक एथलीटों ने प्रतिस्पर्धा की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। टोटल कितने गेम थे, टोटल 27 गेम्स थे। ये जो 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, एमपी में हुआ था, मध्य प्रदेश में। अब हम लोग खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में सारे एडिशंस को देख लेते हैं और उसके कौन विनर रहे उसे भी देखेंगे। सबसे पहला एडिशन हुआ था 2018 में, इसे होस्ट किया था दिल्ली ने, और इसके फर्स्ट विनर रहे हरियाणा, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड दिल्ली। सेकंड हुआ था 2019 में, इसे होस्ट किया था महाराष्ट्र ने, इसका फर्स्ट विनर रहा महाराष्ट्र, सेकंड हरियाणा, थर्ड दिल्ली। उसके बाद थर्ड एडिशन हुआ 2020 में असम में, यहाँ पे फर्स्ट विनर रहा महाराष्ट्र, सेकंड हरियाणा, थर्ड दिल्ली। तो फोर्थ हुआ था 2021 में, कहाँ पे हुआ था, हरियाणा में, इसका फर्स्ट विनर रहा हरियाणा, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड कर्नाटका। फिफ्थ हुआ था एडिशन 2023 में, कहाँ पे हुआ था, मध्य प्रदेश में, इसका फर्स्ट विनर रहा महाराष्ट्र, सेकंड हरियाणा और थर्ड मध्य प्रदेश। उसके बाद सिक्स्थ एडिशन जो हुआ 2024 में हुआ, ये तमिलनाडु में हुआ था, इसका फर्स्ट विनर रहा महाराष्ट्र, सेकंड तमिलनाडु, थर्ड हरियाणा। तो सेवेंथ एडिशन जो हुआ था वो 2025 में हुआ है, कहाँ पे, बिहार में, ये फर्स्ट विनर रहा महाराष्ट्र, सेकंड हरियाणा, थर्ड राजस्थान। तो हम लोग सेवेंथ एडिशन है उसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स में इससे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सेवेंथ एडिशन जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हुआ था 2025 में हुआ है, ये कहाँ पे हुआ था, बिहार में हुआ था, 4 मई से लेकर 15 मई तक। और इसके बारे में डिटेल में और क्या कौन कौन से बातें हैं, तो इसमें बिहार में 5 डिस्ट्रिक्ट्स में ये खेल खेला गया था। कहाँ पे, पटना में, राजगीर में, बेगूसराय, गया और भागलपुर में। और जो 3 मेजर इवेंट्स थे जिम्नास्टिक के, शूटिंग के और साइकिलिंग के, ये कहाँ पे हुए थे, न्यू दिल्ली में। और इसका जो मैस्कोट था वो था गजा सिम्हा, और ये 12 डे का इवेंट था जिसमें 27 स्पोर्ट्स खेले गए, और इसमें टोटल 285 गोल्ड मेडल्स अवार्ड दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट्स मेंडलीफ्स पीरियोडिक टेबल दैट वाज पब्लिश्ड इन अ जर्मन जर्नल इन 1872। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र मेंडलीफ की आवर्त सारणी को दर्शाता है जो 1872 में एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जो सी का है टेबल वो राइट हो जाएगा, मेंडलीफ्स का यही पीरियोडिक टेबल था।
तो इसमें किस तरह से हम लोग इसे फाइंड कर सकते हैं, तो इस फैक्ट को याद रखना है कि मेनलीफ का जो पीरियडिक टेबल था उसमें 7 पीरियड्स था, और पीरियड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ग्रुप होता है, और 8 ग्रुप्स थे जिसे वर्टिकल कॉलम बोलते हैं ग्रुप्स को। तो इसमें देख सकते हैं कि सारे में 6 पीरियड है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है वो 6 है टोटल। तो जो जिस समय जर्मन पत्रिका में आया था उसमें टोटल पीरियड 6 ही थे, बाद में 7 हुआ, लेकिन उस समय ग्रुप कितना था जो वर्टिकल डायरेक्शन में है वो टोटल 8 थे। तो 8 क्या है कि पीरियड तो सारे में 6 है जो सेम है, लेकिन ग्रुप से जो अलग अलग है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ग्रुप की जो 8 है वो किस में है, सिर्फ ओनली ऑप्शन सी में है 8 ग्रुप, बाकी सभी में अलग अलग है। इसमें 7 है, इसमें 6 है, इसमें 9 है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में ही 8 ग्रुप है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 ग्रुप और 7 पीरियड होते हैं थे मेनलिफ्स के पीरियोडिक टेबल में। उसका मेनलिफ का जो पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास की प्रॉपर्टी पे बेस्ड था, और इसमें टोटल 63 एलिमेंट्स ही नोन थे उस टाइम पे। और मेनलिफ्स ने कुछ एटॉमिक मास को प्रेडिक्ट किया था, जैसे कि इक्का बोरोन को प्रेडिक्ट किया था, इक्का एल्युमिनियम को प्रेडिक्ट किया था, और इक्का सिलिकॉन को। इक्का बोरोन का मास बताया था 44, इक्का एल्युमिनियम का मास प्रेडिक्ट किया था 68, और इक्का सिलिकॉन का प्रेडिक्ट किया था 72। तो इक्का बोरोन जो था उसका बताया था उन्होंने मेनलिफ ने कि इसका जो प्रॉपर्टी होगा वो सिमिलर होगा बोरोन के जैसा। और बाद में जब डिस्कवर हुआ तो ये वहाँ पे कौन सा एलिमेंट डिस्कवर हुआ, इक्का बोरोन के प्लेस पे स्कैंडियम। उसी तरह से इक्का एल्युमिनियम का प्रॉपर्टी एल्युमिनियम के जैसा मैच करेगा उन्होंने बताया था, और बाद में डिस्कवरी हुआ तो उस प्लेस पे गैलियम आया। उसके बाद इक्का सिलिकॉन है, उसके प्लेस पे जर्मेनियम आया, और इसका प्रॉपर्टी है जो सिलिकॉन के जैसा मैच करेगा, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पिक्स इज लोकेटेड इन द काराकोरम रेंज। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी काराकोरम रेंज में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 K2। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इंडियन माउंटेन रेंज जितने हैं उसके जो हाईएस्ट पीक है उसके बारे में देख लेते हैं, और उसका हाइट कितना है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हिमालयाज माउंटेन रेंज, इसका हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा, इसका हाइट है 8586 मीटर। उसके बाद है काराकोरम, काराकोरम का हाईएस्ट पीक है K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, इसका हाइट है 8611 मीटर। वेस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक है अन्नामुड़ी जो कि केरला में है, इसका हाइट है 2695 मीटर। ईस्टर्न घाट्स का है जिंधागड़ा पीक जो कि आंध्र प्रदेश में है, जिसका हाइट है 1699 मीटर। उस पर अरावली है, इसका हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर जो कि राजस्थान में है, इसका हाइट है 1722 मीटर। सतपुड़ा, इसका हाईएस्ट पीक है धूपगढ़ जिसे महादेव हिल्स भी बोलते हैं, ये कहाँ पे मध्य प्रदेश में, इसका हाइट है 1350 मीटर। पूर्वांचल, इसका हाईएस्ट पीक है माउंट सारामती, इसका हाइट है 3841 मीटर। उसके बाद शिवालिक, इसका हाईएस्ट पीक है चंगाबंग, इसका हाइट है 6864 मीटर। उसके बाद है नीलगिरीज, इसका हाईएस्ट पीक है डोराबेटा जो कि तमिलनाडु में है, इसका हाइट है 2637 मीटर। उसके बाद और भी हम लोग अलग अलग स्टेट्स के देख लेते हैं हाईएस्ट पीक को। सबसे पहले इंडिया का हाईएस्ट पीक है K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। अंडमान निकोबार का है सैडल पीक, अरुणाचल प्रदेश का है कांगटो, गुजरात का है सरकाला, महाराष्ट्र का है कालसुवई जो कि घाटपुर के पास है। उसके बाद है झारखंड का पारसनाथ, मिजोरम का है ब्लू माउंटेन, नागालैंड का है सलामती पीक, सिक्किम का है कंचनजंगा, और उत्तराखंड का है नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, आइडेंटिफाई द क्रॉप्स व्हिच इज ग्रोन इन खरीफ क्रॉपिंग सीजन इन नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ फसल के मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान करें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 राइस। तो अब हम लोग अलग अलग जो टाइप के क्रॉप्स होते हैं उसके देख लेते हैं कि उसका सोइंग टाइम क्या होता है, हार्वेस्टिंग का टाइम क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है। सबसे पहले राबी क्रॉप्स जिसे विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं, इसका सोइंग टाइम होता है अक्टूबर टू दिसंबर, यानी कि मानसून का जो मानसून होता है उसके रेन के बाद में इसका टाइम आता है सोइंग का। उसका हार्वेस्टिंग का टाइम है मार्च टू मई यानी स्प्रिंग सीजन के टाइम पे। इसका एग्जाम्पल है वीट, वाले, मस्टर्ड, पीज, ग्राम जिसे चिकपी भी बोलते हैं, ओट्स और लिनसीड। उसके बाद खरीफ क्रॉप्स है जिसे मानसून क्रॉप भी बोलते हैं, इसका सोइंग टाइम होता है जून टू जुलाई यानी मानसून के अराइवल के टाइम पे, और इसका हार्वेस्टिंग का टाइम होता है सितंबर टू नवंबर यानी मानसून सीजन के
इंड होने पे। एग्जाम्पल्स होता है राइस, मेज, सोरघम, पर्ल, मिलेट जिसे बाजरा बोलते हैं, फिंगर मिलेट जिसे रागी बोलते हैं, अरहर, पल्स होता है, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन। तो राइस के बारे में पूछा गया था, यानी खरीफ क्रॉप्स में कौन सा होगा, ये एग्जाम्पल पूछा गया था, तो उसका एग्जाम्पल है राइस। और उसके बाद है जायद क्रॉप्स जिसे समर क्रॉप्स भी बोलते हैं। इसका सोइंग टाइम होता है मार्च टू जून, यानी खरीफ और राबी क्रॉप्स है उसके बीच में इसका टाइमिंग होता है सोइंग का। और इसका हार्वेस्टिंग टाइम होता है जून टू जुलाई। और इसका एग्जाम्पल होता है वाटरमेलन, कुकुम्बर और बीटर गार्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50। विच एक्टर्स ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड बैडमैन? किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक बैडमैन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 गुलशन ग्रोवर। तो हम लोग इंपॉर्टेंट एक्टर्स के ऑटोबायोग्राफीज के नेम को देख लेते हैं। तो सबसे पहले दिलीप कुमार, इनका ऑटोबायोग्राफी का नाम है द सब्सटेंस एंड द शैडो। ऋषि कुमार का है खुल्लम खुल्ला, ऋषि कपूर अनसेंसर्ड। कमल हसन, इनका है कमल हसन अ सिनेमेटिक जर्नी। उसके बाद है राजेश खन्ना, इनका राजेश खन्ना द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार। अजीत खान, इनका है अजीत द लॉयन बायोग्राफी ऑफ अजीत खान अ लीजेंड ऑफ इंडियन सिनेमा। उसके बाद है प्रेम चोपड़ा का, इनका प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। नसीरुद्दीन शाह, इनका है द एंड देन वन डे अ मेमोयर। तो अनुपम खेर का है द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। और प्रियंका चोपड़ा का अनफिनिश्ड। तो ये थे आज का वीडियो जिसमें मैंने एसएससीपीओ के सेट 1 के पार्ट 2 के जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों को इस चैनल से जोड़ें, ताकि मैं इस तरह का कंटेंट लाने के लिए मोटिवेटेड फील करूँ। और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं, सजेशन कुछ देना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उसे ज़रूर इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करूँगी। अगर कंटेंट के रिगार्डिंग कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो मैं उसे ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगी। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।